हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये टॉपिक शुरू करवाया था जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, और इसके अंदर कुछ सवालों को हम लोगों ने दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा था, है ना। कि सबसे पहला सवाल था कि नेचर क्या है, स्टेटस क्या है एथिक्स का। ठीक है। कि जैसे अगर मैं एक एक आपको फटाफट से बताऊं कि मोरालिटी ये है कि जो धर्म कहता है क्या हम उसको मोरालिटी मान लें, या फिर इंसानों ने जो अपने लिए रूल्स वगैरह बना रखे हैं या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, या फिर हम उसको मोरालिटी कहें। किस में हम ज़्यादा बिलीव करें, धर्म की बातों में या फिर इंसानों के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि नेचर क्या है और मीनिंग क्या है मॉरल जजमेंट्स का। क्या मॉरल जजमेंट सिर्फ इमोशनल होती है नेचर के अंदर, क्या वो हमारे सिर्फ इमोशंस और डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर वो रैशनल है और रीज़न के ऊपर वर्क करती हैं। तीसरा सवाल ये था कि जो फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल्स और जो वैल्यूज़ हैं हमारी मॉरल जजमेंट के पीछे, हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स और जो आउटकम्स होते हैं क्या वही मैटर करते हैं किसी एक डिसीजन के अंदर, या फिर जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने जाना था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं एथिक्स की। क्या जो हम बेबी अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं आजकल के मॉडर्न ज़माने में। हालांकि ये चीज़ बहुत मतलब कोई नॉर्मल नहीं हुई है अभी तक, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम में ये रियलिटी बनेगा। और अब तो चाइना ने जो ह्यूमन बेबी रोबोट है वो भी बना दिया है कि अब हमें बेबी अगर चाहिए है तो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस की हमें नीड ही नहीं है। अब लेडीज़ की, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आ जाए दुनिया में या आती रहे तो इनके ऊपर कुछ ब्रेक वगैरह होना चाहिए, या फिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड वे से चलती रहनी चाहिए। तो हमने लास्ट चीज़ ये डिस्कस करी थी, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को हम लोग तीन कैटेगरीज में दोस्तों क्लासीफाई कर सकते हैं। एक था, या तो हम इसको मेटा एथिक्स बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कैटेगरी में आएंगे अंडर द डोमेन ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, और कुछ हैं जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। तो इसको एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटा एथिक्स की। देखो, जो मेटा का मतलब होता है वो होता है कोई भी जो हाई ऑर्डर की जो चीज़ होती है, कोई भी जो चीज़ हाई ऑर्डर की है उसको हम मेटा बोलते हैं। तो मेटा एथिक्स मतलब हाई ऑर्डर के कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर एथिक्स की जो डायमेंशंस होती हैं। ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है कि मॉरल जजमेंट्स का नेचर क्या है। जैसे जो सवाल जवाब हमसे पूछे गए थे इन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? अब इसको रिया ध्यान से समझना। जो नेचर और स्टेटस ऑफ मोरालिटी की हमने बात करी थी, एक बार के लिए इसको रिपीट करके देखते हैं। क्या मोरालिटी वो है जो भगवान या फिर धर्म हमें बताता है, या धार्मिक किताबें हमें बताती हैं, या फिर इंसानों के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं जो कि वो अपने म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, या फिर मोरालिटी वो है। तो एग्जैक्टली एथिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसका स्कोप कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, पहला सवाल। दूसरा जो डायमेंशन था, नेचर एंड मीनिंग ऑफ मॉरल जजमेंट्स। क्या मॉरल जजमेंट सिर्फ इमोशनल होती है नेचर के अंदर, क्या वो हमारे सिर्फ इमोशंस और डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, रेदर देन कि अगर वो रैशनल या फिर रीज़न के ऊपर बेस्ड ना भी हो तो क्या वो अगर सिर्फ हमारे इमोशंस और डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करेंगी हमारी जजमेंट्स, तो क्या वो मॉरल जजमेंट्स कहलाएंगी। क्या मॉरल जजमेंट्स को हम यूनिवर्सल तौर से ट्रू या फॉल्स मान सकते हैं, कि क्या कोई ऐसी मॉरल जजमेंट हो सकती है जो दुनिया में हर एक सिचुएशन के अंदर सही बैठे, या दुनिया के अंदर हर एक सिचुएशन के अंदर कोई एक मॉरल जजमेंट गलत ही साबित हो, या फिर वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने डिस्कस करा था, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ये एक डिज़ायरेबल ट्रेड है पर्सन के अंदर, सवाल ये उठता है, या फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसा कि मैंने आपको एक दिक्कत के बारे में भी बताया था, अब तक आप लोग दोस्तों सीख गए होंगे, इसके बारे में समझ गए होंगे। क्या फ़ायदा उस सच का कि अगर आपके सच बोलने की वजह से किसी की जान चली जाए, या फिर आप इतना सच बोलो कि दो लोगों के रिश्तों को अगर आप ख़राब करवा दो और आप बददुआ ले लो। किसी के रिलेशनशिप को आपने तोड़ा दिया,
या फिर किसी के घर में एक फूट पड़वा दी आपने, किसी की लड़ाई करवा दी, और आप ये बोलकर खुश हो कि मैंने तो सच ही तो बोला है, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ये वाली लाइन कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी? और अगर ये ऐसा है, ये वाली बात अगर सच है, तो क्या कोई एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जिसके अंदर हम इसको एसोसिएट कर सकें? कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें जान सके कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी? ये वाले जो सवाल हैं सारे के सारे, ये मेटा एथिक्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स के दो चीज़ों को समझने के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो उसका ओरिजिन क्या है और उसका सही तरीके से मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं बायो एथिक्स के बारे में, बायो एथिक्स मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि आप अपना बेबी खुद से डिज़ाइन करवा पा रहे हो, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज, या फिर क्रिस्पर Cas9 की जो टेक्नोलॉजी है, Cas9 की जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम डीएनए सीजरिंग भी कहते हैं, कि आप अपने बच्चे के बालों का कलर, आँखों का कलर, उसका स्किन का कलर, इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी फाइल को बनाने के लिए, आप ऐसे ही क्रिस्पर Cas9 की टेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए सीजरिंग, डीएनए को मॉडिफाई करवाकर, कटवाकर उसको अपने हिसाब से अपना बेबी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब हम बायो एथिक्स के बारे में बात करते हैं, मेटा एथिक्स जो है, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ राइट और रॉन्ग, के क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अब वो चीज़ सही या गलत के दायरे में इसलिए नहीं आ सकती, जैसे अभी आपको ये लग रहा होगा दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर, मतलब दो तरह के मत निकल कर आ सकते हैं, दो तरह के ओपिनियन निकल कर आ सकते हैं, कि ऐसी अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि ये चीज़ खिलवाड़ के तौर पर है, प्रकृति ने जैसा बना रखा है जिसको, उसको वैसे ही पैदा होना चाहिए, हम क्यों प्रकृति के दिए हुए गिफ्ट के साथ खिलवाड़ करें। जैसा एक बच्चा माँ की कोख में आ गया है, उसको वैसे ही पैदा होना चाहिए। लेकिन फिर इसका दूसरा मत भी है कि दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जहाँ पर अगर कोई बेबी ऐसा पैदा हो सकता है किसी एक पेरेंट का कि वो एक स्पेशल चाइल्ड के फॉर्म में बॉर्न हो, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या शारीरिक कोई बीमारी हो, या फिर उसका कोई एक ऑर्गन फेलियर हो, एक हाथ नहीं है, आँख की एक पुतली नहीं है, 5 उंगलियों की जगह 8 उंगलियां हैं, तो इस चीज़ का बोझ जो है वो माँ बाप को ज़िंदगी पर उठाना पड़ेगा। और बच्चा पैदा होना पेरेंट्स के लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है, जो कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट होता है। लेकिन ऐसे बच्चे के साथ बच्चे का जीवन भी खराब होगा, उसका जीवन भी हेल हो जाएगा, और माँ बाप का जीवन भी हेल हो जाएगा। इसलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से राइट और रॉन्ग की डायमेंशंस पे लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है मेटा एथिक्स की। रेदर ये जो मेटा एथिक्स का जो दायरा है, इट ट्राइज टू डिफाइन द एसेंशियल मीनिंग एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग डिस्कस्ड, कि यहां पर जो एक एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये चीज़ करवाना सही रहेगी या फिर एक गलत है, क्या पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से ठीक है, इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं अंडर द डोमेन ऑफ मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स ये एग्जामिन करने की कोशिश करता है कि व्हाट डज इट मीन टू आस्क वेदर जेनेटिक रिसर्च इज मॉरली परमिसिबल, कि अगर हम जेनेटिक रिसर्च करते हैं ऐसी, जो कि बायो एथिक्स का एक पार्ट है, क्रिस्पर Cas9 जैसी टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बेबी अपने आप से डिज़ाइन, अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं पेरेंट्स, तो ऐसी जो जेनेटिक रिसर्च है ये मॉरली परमिसिबल होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होंगे विच वी शुड कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एथिकल नेचर ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बच्चे को अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन कौन से सोर्सेज का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके एथिकल नेचर को देखते हुए, कि भगवान के द्वारा बनाए गए जो कानून है
जो कि रिलीजियस बुक से हमें देखने को मिलते हैं, क्या हम उन बातों को माने कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए? गॉड ने जैसी प्रक्रिया रच रखी है बच्चे को पैदा करने के लिए, क्या ये सही है? या फिर इंसान अगर अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, या फिर ये वाली चीज़ सही है? तो ये चीज़ आप समझ गए रिया कि मेटा एथिक्स के डोमेन के अंदर हमारा कोई एक सही और एक गलत आंसर नहीं हो सकता है। हम उस क्वेश्चन पर, उस सवाल पर जो भी डायमेंशन है उसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन सवालों के दो पहलू होते हैं। ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन के अंदर वो सही बैठेगा या हर सिचुएशन के अंदर वो गलत बैठेगा, तो ये चीज़ सही नहीं है। अंडर द मेटा एथिक्स इट इज सेड दैट कि आप किसी चीज़ का एक यूनिवर्सल आंसर नहीं दे सकते हो कि उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दो या पूरी तरीके से अपना लो। अब जैसे आप खुद एक बात बताओ रिया, जैसे अभी हमने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज़ और उसके अंदर क्रिस्पर कैसने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो ये चीज़ आप समझ गए ना कि चलो हम ये कह भी देते हैं कि भगवान के बनाए हुए जो प्रोसेस है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बच्चा वैसे ही पैदा होना चाहिए, लेकिन क्या ये चीज़ अच्छी नहीं है कि पहले से ही अगर हमारे बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, किसी माँ के गर्भ में अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से उसको पता है कि उसका बच्चा मर जाएगा या कल को जेनेटिकली मतलब वो थोड़ा सा वीक पैदा होगा या फिर स्पेशल चाइल्ड की तरह वो पैदा होगा, तो वो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करवा सके, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्या? या फिर उस बोझ के साथ माँ बाप को पूरी ज़िंदगी रहना पड़े, तो इसमें से फिर क्या अच्छी चीज़ है? कल को बल्कि ऐसे बोझ के साथ रहना पड़े और किसी की अगर एक ही औलाद हो रही है, दूसरा बच्चा एक लेडी का शरीर कंसीव नहीं भी कर पा रहा है, तो क्या फिर ऐसे लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास रहेगा कि आगे चलकर जब लाइफ उनको ऐसा सबक देगी, ऐसा सिनेरियो दिखाएगी कि हमारा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पर पैदा हुआ है, अब इसकी ना शादी हो सकती है, ना इसकी कोई देख रेख कर सकता है, ऊपर से माँ बाप का एंग्जाइटी लेवल समझने की कोशिश करो कि उनको कितना फियर होगा कि हमारे जाने के बाद इसका इस दुनिया में ख्याल कौन रखेगा। अभी तक तो हम इसकी टॉयलेटिंग नीड्स को, इसको कपड़े पहनाना, इसकी सारी हरकतों को सहन करना, हम ये सब कुछ कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बाद इसके नखरे ऐसे कौन उठा पाएगा और जीवन भर हमारा बच्चा किसके सहारे रहेगा? कौन इसको इतना प्यार दे पाएगा, इतना संभाल सकेगा, जबकि हमारा बच्चा हमारे खुद के अपने खुद के होश में नहीं है, उसको खुद भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज ही और शी इज़ द स्पेशल चाइल्ड। और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसा बच्चा पैदा होने से अगर आपका बचा सकती हैं, उस बच्चे के अंदर कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग उस बच्चे को बेटर बना सकते हैं, अच्छी तरीके से पैदा करवा सकते हैं, जो कि पेरेंट्स की चॉइस और डिसीजंस की बेसिस पर हो, तो फिर उससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना? तो इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों डायमेंशंस मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी। उसके बाद है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स की बात आती है जो सवाल हमसे पूछे गए हैं इन कैटेगरी सी क्वेश्चंस, ठीक है? अब एक कैटेगरी सी वाले कौन से क्वेश्चंस थे? फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो कि जस्टिफाई करती हैं आपकी मॉरल जजमेंट्स को। जैसे क्या कॉन्सिक्वेंस जो हैं, क्या इकलौते कॉन्सिक्वेंसेस ही ऐसी चीज़ होते हैं जो कि मैटर करते हैं किसी भी एक डिसीजन के अंदर, या फिर कुछ और भी दूसरे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा? जब भी हम कोई एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर उन चीज़ों को भी देखा जाए, उन प्रिंसिपल्स को भी देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता करे बिना। क्या इंसान की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो अपनी ड्यूटी से बढ़कर अपनी खुशी के बारे में सोचे, या फिर ये चीज़ वर्चुअस होगी, या फिर बीइंग वर्चुअस, सॉरी, ये बीइंग वर्चुअस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बोथ, मतलब वर्चुअस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अपनी खुशी को देखना या एज कंपेयर टू अपनी ड्यूटी को देखना? तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एक मॉरल जजमेंट के इंसान के पीछे होता है? ऐसे सवालों को जब हम एड्रेस करते हैं तो वो नॉर्मेटिव एथिक्स के दायरे के अंदर आता है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है, इट इज कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मॉरल जजमेंट्स, कि आप जो मॉरल जजमेंट दे रहे हो, ठीक है, उसके अंदर उसका ये जो कंटेंट है वो क्या है, किसके बेसिस पर आप कोई एक मॉरल जजमेंट दे रहे हो, या फिर सिंपल अगर हम इसको बोलें, क्राइटेरिया क्या है आपका जो आप यूज़ कर रहे हो, आपका दिमाग यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ को सही या गलत बताने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर,
हम लोग एक मॉरल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, जो कि रेगुलेट करता है हमारे राइट और रॉन्ग कंडक्ट को, राइट और रॉन्ग जजमेंट्स को, राइट और रॉन्ग डिसीजंस को। तो इन अ सेंस इट इज अ सर्च फॉर एन आइडियल लिटमस टेस्ट। जैसे कि लिटमस पेपर होता है ना केमिस्ट्री लैब में जो यूज करा जाता है, वो आपको बताता है कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, या कितनी न्यूट्रल है। वैसे ही यहां पर आपका जो प्रॉपर बिहेवियर है उसके पीछे ये जो कंटेंट होता है आपके मॉरल जजमेंट का, ये जो क्राइटेरिया होता है, वो एक तरीके से लिटमस टेस्ट होता है, और वो एक आइडियल लिटमस टेस्ट होता है आपके प्रॉपर बिहेवियर का। तो नॉर्मेटिव एथिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ एथिक्स है विच इज कंसर्न विद इस्टेब्लिशिंग कि कैसी कोई भी जो चीज़ हो रही है, कोई भी जो प्रक्रिया हो रही है, वो कैसी होनी चाहिए, कैसी करी जा सकती थी, हमें कैसे उसको वैल्यू करना है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो गुड एस्पेक्ट में आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि बैड एस्पेक्ट में आती हैं, कौन से एक्शंस हमारे राइट हैं, कौन से एक्शंस हमारे रॉन्ग हैं। तो इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप, नॉर्मेटिव एथिक्स की बात हो रही है, नॉर्मेटिव एथिक्स का पूरा पूरा जो अटेम्प्ट होता है, जो एम होता है, वो इस चीज़ को डेवलप करने में होता है कि देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल्स। उन रूल्स के बेसिस पर इंसान अपने आप को कंडक्ट करे, एक नॉर्म सेट करे अपने हर एक एक्शन के लिए। तो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर हम अलग अलग अप्रोचेस को स्टडी करते हैं एथिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, एथिकल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। क्योंकि एक प्रॉपर सिचुएशन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, तो वहां पर अलग अलग वैल्यूज का हमें यूज करना पड़ता है, अलग अलग प्रिंसिपल्स का हमें यूज करना पड़ता है, ताकि हम अलग अलग डिसीजंस तक पहुंच सकें। यहां पर भी हमारे पास कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन बस हम बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे रिटन या अनरिटन रूल्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नॉर्म्स एक तरीके से बेस का काम करें। किस चीज़ के बेस का, किस चीज़ के प्लेटफॉर्म का काम करें कि इंसानों के द्वारा जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उसको हम बेसिकली टेस्ट कर सकें एक लिटमस टेस्ट पेपर की तरह, कि वो जो एक्शंस हैं इंसानों के, वो कितने गुड हैं या कितने बैड हैं, कितने राइट हैं या कितने रॉन्ग हैं। बस इस चीज को हमें टेस्ट करना होता है। अब यहां पर दोस्तों हमें बता रखा था कि जो एथिक्स की ये जो जितने भी सवाल जवाब हैं उसको अगर हमें कैटेगराइज करना है तो 3 ब्रॉडर कैटेगरीज है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। अब दोस्तों नॉर्मेटिव एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस देखने को मिलती हैं जो कि अलग अलग है। कॉन्सिक्वेंशियस अप्रोच, डिओंटोलॉजिकल, वर्च्यू, कंटेक्सचुअल एंड सुपर नेचुरलिस्ट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये जो तीसरी ब्रॉडर कैटेगरी है एथिक्स को देखने की, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा हमारा एथिक्स का जो दायरा है डैट इज अप्लाइड एथिक्स। जो भी सवाल हमसे डी सेक्शन के अंदर पूछे गए हैं, डी डायमेंशन के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आते हैं अप्लाइड एथिक्स के अंदर। अब अप्लाइड है तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स की। जैसा कि हमने बात करी थी, क्या अगर कोई चोरी करता है अपने बच्चे का पेट भरने के लिए तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या बायोलॉजी के अंदर जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं क्या वो बिना रोके चलती रहनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का कुछ कंट्रोल होना चाहिए, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज, जैसा भी हमने डिस्कस करा क्रिस्पर कैसने टेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। क्या एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं वो क्या प्रॉपर तरीके से मेरिट के बेसिस पर होने चाहिए, या फिर कोई एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए एफर्मेटिव एक्शंस की फॉर्म में कि रिजर्वेशन और कोटा कुछ लोगों को मिलना चाहिए जो कि बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह के अंदर उसकी उनकी वो मेरिट को डिसाइड करेंगे। ये सब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एथिक्स की, ये अप्लाइड एथिक्स के दायरे के अंदर आती हैं। अप्लाइड एथिक्स में हमारा पूरा का पूरा जो मकसद होता है वो इस बात के ऊपर होता है कि हम कैसे एथिकल थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं
रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि नाम ही इसका अप्लाइड एथिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, हम एथिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सम कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, लाइक युद्ध अगर कहीं हो रहा है तो वहां पर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा होगा। एनिमल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें, कैपिटल पनिशमेंट के किसी को फांसी की सजा दी जा रही है, फांसी की सजा इस दोस्तों कैपिटल पनिशमेंट, तो क्या वो चीज़ जस्टिफाइड है कि नहीं है? अब आप कहोगे किसी का जुर्म अगर बहुत संगीन है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर कैपिटल पनिशमेंट अगर उसको मिलनी चाहिए, आप कहते हो कि किसी का जुर्म जो है वो बहुत संगीन है, बहुत सीरियस नेचर का है, एक इंसान ने 50 से ज़्यादा रेप कर रखे हैं, 100-200 बेगुनाहों को मार रखा है, आप कहोगे ऐसे लोगों को तो हमें मौत के घाट उतार देना चाहिए, फांसी की सज़ा तो बहुत छोटी चीज़ है, इनको डेफिनेटली फांसी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर भी एक दायरा आता है एथिक्स का। अब आपके लिए तो कहना बहुत आसान है कि किसी ने ऐसा ऐसा संगीत जुर्म कर रखा है तो उसको फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सज़ा को सुनाने वाला व्यक्ति होगा कौन? आप कहोगे ऑब्वियसली बात है सर, वो जज होगा। तो जज कौन है? जज एक नॉर्मल आपकी और मेरी तरह एक पर्सन है, उसने एक एग्ज़ाम निकाल रखा है और एग्ज़ाम निकालने के बाद वो जुडिशरी का पार्ट बन गया या बन गई, और उसके बेसिस पर वो एक जज कहलाता है या कहलाती है। समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर किसी पर्सन ने बहुत एक सीरियस कोई ऑफेंस कर रखा है, आप उससे कहोगे कि इसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो पर्सन उसको फांसी की सज़ा दे रहा है या दे रही है एक क्रिमिनल को, उसने सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम निकाल कर जुडिशरी के दायरे के अंदर वो आ गया और वो जज की पोस्ट पर बैठा या बैठी है वो इंसान ही, वो भगवान नहीं है। ही और शी इज नॉट अ गॉड। और हमारी जान लेना, जैसे हमें इस दुनिया में भेजा था वो भगवान ने भेजा था, तो हमारी जान लेने का अधिकार भी भगवान को ही है, वही डिसाइड करेंगे हम इस दुनिया से कब जाना है। ये एक पर्सन का पेन और पेपर, जो कि ये पर्सन जज है, और यहां पर कोई एक दूसरा पर्सन है जो कि है एक बहुत सीरियस ऑफेंडर का, सीरियस ऑफेंस करने वाला एक क्रिमिनल। अगर आप इनकी पोस्ट को हटा दो, इसको आप हटा दो एक मिनट के लिए कि जज नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये एक नेगेटिव पर्सन है और ये एक पॉजिटिव पर्सन है लेकिन एक पर्सन ही, तो किसने इसको ये अधिकार दे दिया कि ये इसकी जान ले सकता है या फिर ये इसके लाइफ के डिसीजंस को ले सकता है कि इसने कुछ गलत करा है, अच्छा करा है, बुरा करा है, तो मैं अपना कलम चलाते हुए, अपना पेन चलाते हुए इसको मौत की सज़ा दे दूं। ये अधिकार इंसानों ने आपस में खुद में बना रखे हैं। क्या भगवान ने ऐसा कह रखा है या फिर ये व्यक्ति अपने आप को जो जज बोल रहा है, क्या ये भगवान है? और ये जो पर्सन जिसको हम क्रिमिनल कह रहे थे, इसकी सारी गतिविधियां हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पर हम इसे नेगेटिव कह रहे हैं। घर जाके हो सकता है ये जो व्यक्ति है, जज है, ये शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, इसने भी किसी ना किसी का शोषण कर रखा हो, बलात्कार कर रखा हो, लेकिन क्योंकि ये जज था तो उसको कुछ हुआ नहीं। घर जाके हो सकता है अपनी बच्चों को मारता हो, बीवी को मारता हो, तो इसका नेचर, इसकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स इसके जैसे सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई दूध का धुला व्यक्ति तो नहीं है। और चलो है भी, तो घुमा फिरा के बात तो यहीं आ जाती है ना कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है जस्ट बिकॉज उसने एक एग्जाम निकाला हुआ है और वो एक पोस्ट पर बैठा हुआ है। समझ रहे हो ना रिया?
आज मैंने आपको एक नया डायमेंशन दिया इस चीज़ का भी, कि किसी को ये कहना कि भाई ये बलात्कारी है, हमें हमारा भी खून खौलता है, जैसे निर्भया रेप केस में हुआ। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, किसी दुश्मन के साथ भी हो। लेकिन यहां पर बात ये है ना कि अगर हम किसी को सजा दे रहे हैं तो हमें ये राइट किसने दिया? ये तो अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है ना। नेचुरल वो तो इंसान ने बना दी है। नेचुरल की चीज हमेशा नेचर से आती है। कोई भी चीज जो नेचुरल होती है वो नेचर से आती है, और नेचर से जुड़ी हुई चीज यूनिवर्सल होती है। वो स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएटेड हो सकती है, कुल मिलाकर वो भगवान के दायरे के साथ एसोसिएट होती है। ये तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करी जा रही है ना। अब जस्ट बिकॉज ये पर्सन पकड़ा गया तो इसको मतलब फांसी की सजा सुनाई जा रही है, इसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है। पकड़ा नहीं जाता तो ये और सीरियस ऑफेंसेस को अंजाम देता। तो हम जानते हैं कि ऐसे पर्सन को जीने का हक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है एथिक्स के दायरे के अंदर कि आप एज अ पर्सन ये कमेंट कैसे कर सकते हो, जब उसको दुनिया में भेजा जब भगवान ने था, किसी एक यूनिवर्सल एनर्जी ने भेजा था, तो वापस भी तो यूनिवर्सल एनर्जी को ही लेकर जाना है इस पर्सन को। आप कह रहे हो कि वो नेगेटिव है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा उसने उत्पात मचा रखा है, लेकिन उसने कुछ भी कर रखा है, तो आप होते कौन हो उसको इस दुनिया से मिटाने के लिए? जस्ट बिकॉज अब देखना बात कितनी सीरियस नेचर की है, लेकिन हम इसको कैसे पर्सपेक्टिव से एड्रेस कर रहे हैं कि आप होते कौन हो उसको सजा देने के लिए। जैसे हम बेसिकली सवाल जवाब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपने एक एग्जाम निकाल लिया है, और आपका एग्जाम को निकालना, एक जज बनना, जुडिशरी का पार्ट बनना आपको यह अधिकार दे देता है कि अगर आप ऐसे ऑफेंसेस को अंजाम दो, आप किसी का रेप करो, तो आपका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आपकी बात जो होगी वो ज़्यादा मानी जाएगी। आपके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होंगे, वो तो छुप जाएंगे। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी और को ऐसी सज़ा सुना सको? आप क्या दूध के धुले हो, या फिर आप राम जी, विष्णु जी, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट का स्वरूप हो, उनकी परछाई हो? क्या उन्होंने आपको भेजा है कि जाओ इसको मौत की सज़ा सुना कर आओ? आपने कभी जीवन में अपने खुद के कुछ कर्मकांड कभी नहीं कर रखे हैं? एक सिंगल गलती नहीं हुई है आपसे? आपने कभी किसी को नहीं रुला रखा है? आपकी बातों से कभी कोई हर्ट नहीं हुआ है? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक से आपने कोई मिस्टेक नहीं करी क्या? कभी गलती से भी गलती नहीं करी है? तो अगर आप एज अ पर्सन, एज अ इंसान इतने दूध के धुले नहीं हो, तो आप किसी को ये कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि बेटा तुम्हारा टाइम खत्म हो गया और इस दुनिया से निकल जाओ? हमें तो ये सिखाया जाता है, ये वाली चीज़ तो भगवान डिसाइड करता है। तो ये जज भगवान की तरह क्यों बिहेव कर रहा है फिर, या कर रही है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका कोई अगेन एक आंसर नहीं होता, कि अगर हम एथिक्स को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर अप्लाई करके देखें ना, नॉर्मली तो हम बोल देते हैं हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब आप कहोगे, अब देखा ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है, इसको मैंने कितना कंट्रोवर्शियल बना दिया यहां पर। अब ऐसे ही अगर हम एनिमल राइट्स की बात करें, एनिमल राइट्स एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक कैसे हो सकता है? यार एक, जैसे इंसान को मारने के लिए इतना कुछ बवाल हमने देख लिया कि कितना कंट्रोवर्शियल है कि एक इंसान को हमें इस दुनिया से भेजना है, ये एक सीरियस क्रिमिनल है, बहुत सारे इसने ऑफेंसेस कर रखे हैं। ये वाली चीज़ बोलना कितना आसान है कि ऐसे पर्सन को तो ऐसे बलात्कारी को, ऐसे क्रिमिनल को तो मौत के घाटा में उतार देना चाहिए, इसको तो फांसी की सजा दे दो, इसके ऊपर भी एसिड डाल दो, इसको तो एसिड से नहला देना चाहिए हमें। लेकिन वहीं पर कोई एक पर्सन है, वो बेजुबान जानवरों को मारकर खाता है या खाती है, नॉन वेजिटेरियन जैसे होते हैं। तो फिर अगर कोई एक पर्सन, मान लो ये जज ही है, ये यहां पर इसी जज की हम बात कर लेते हैं, तो जज जो है, अगर कोई जज एक नॉन वेजिटेरियन है, उसने अपनी लाइफ में कम से कम 500 बार तो चिकन, मीट और ये सब खाया होगा। अब मान लेते कि वो कसाई नहीं है तो उसने मारा नहीं है उसे, लेकिन डिमांड तो पैदा हुई ना।
तो आप जहां पर एनिमल राइट्स की बात आती है, तो इंसानों को ये अधिकार किसने दे दिया कि आप दूसरे इंसानों को तो मतलब कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुना रहे हो, लेकिन आप कितने हंसी खुशी से बेफिक्र होकर एक कसाई खाने में जाते हो, एक नॉन वेज की शॉप पर जाते हो, और आप उनसे बोलते हो भैया 1 किलो मीट पैक कर देना ज़रा, 2 मुर्गे काट कर दे देना ज़रा, और आपके सामने वो काटे जा रहे हैं, उनके गर्दन को कलम करा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो फिर आपका हिसाब कौन करे? और जब पूछा जाएगा तो दूसरे इंसान ये कहेंगे इनको भगवान देख लेगा ऐसे लोगों को। तो फिर जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिमिनल सीरियस ऑफेंडर था, तो इसको भी फिर भगवान देख लेता ना। आप क्यों भगवान बनकर एकदम से बीच में आ गए इसको मौत की सज़ा देने? और आपने जो इतने सारे बेगुनाह जानवरों को मारकर सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक डिमांड पैदा करी। आप भले ही मार नहीं रहे हो, इंसान अपने कर्मों को बहुत अलग अलग तरीके से पेश करता है कि मैंने थोड़ी ना मारा है, काटा तो कसाई ने था। डिमांड तो पर आपकी पैदा हुई ना। आप अगर नॉनवेज खाते ही नहीं, या इंसान नॉनवेज खाते ही नहीं, तो कसाई खाने खुलते ही नहीं, नॉन वेजिटेरियन वाली शॉप्स होती ही नहीं। मुर्गों को काटा मारा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर एक पर्सन की डिमांड पैदा हुई है। जब डिमांड पैदा हुई है इकोनॉमी के अंदर, तो सामने कोई सप्लायर है जो उसे पूरा कर रहा है। तो आप कहोगे ये तो चीज जस्टिफाइड है। बुचरिंग जो एक एक्टिविटी होती है, यानी कि काटना मारना, किसी का जानवर का सर कलम करना, कुछ लिमिटेड जानवरों का, तो फिर ये जो चीज़ है ये कैसे जस्टिफाई हो सकती है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो? चलो विद इन एनिमल्स के दायरे के अंदर भी बात कर लेते हैं और कंट्रोवर्शियल बनाते हैं इस टॉपिक को। आप आराम से चिकन को काट लेते हो, मार देते हो, कितने मज़ेदार तरीके से नॉनवेज खा रहे हो आप, लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति लाइक सलमान खान, अगर वो काले हिरण का शिकार कर बैठते हैं, ब्लैक बक को मारा था इसने, तो इसकी लाइफ फिर क्यों बर्बाद होती चल रही है? चिकन को तो लोग रोज मार रहे हैं, बकरी को, बकरे को लोग रोज काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो फिर इन भाई साहब ने अगर काले हिरण का अगर शिकार कर दिया, मार डाला इसको, मजे मजे में सही, इंसान भी तो टेस्ट बर्ड्स के लिए हम यही तो बोलेंगे कि मजे मजे में ही तो जान ले रहे हैं, बकरियों की, चिकन की, और भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे होते हैं, लॉबस्टर हो गया, प्रॉन्स हो गए, झींगा हो गया, क्रैब्स हो गए, फिशेस हो गई। फिशेस की बात कर लो, कितनी ज़्यादा तादाद में, मात्रा में लोग इनको खाते हैं। तो फिर जैसे ये जानवर थे, ऐसे ही सलमान खान ने नॉर्मल इस जानवर को ट्रीट कर लो। मतलब इंसानों के लिए अगर हमें मैसेज बोले कि इंसान को फिर नॉर्मल इस जानवर को ट्रीट कर लेना चाहिए, ब्लैक बक को मार दिया तो मार दिया। हजारों संख्या में ऐसे लोग चिकन, फिशेस और गोट्स भी तो मर रहे हैं, तो उसने अगर किसी की जान ले ली और उसका कोई मांस फाड़ के वहां पर खाने तो नहीं लगा था सलमान खान। फिर इसको इतनी गंभीर सजा का सामना क्यों करना फिर रहा है, क्यों करना पड़ रहा है कि ये इतने सालों से डरा डरा फिर रहा है कि किसी भी वक्त इसको जेल हो सकती है? फिर एनिमल्स के अंदर भी हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? फिर एनिमल राइट्स के अंदर भी कुछ एनिमल्स को तो प्रोटेक्शन मिल रखी है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फलाना एक्ट, डिकमा एक्ट, कोई भी एक्ट होते हैं ऐसे तो इंसान जो बना देते हैं। बनाए तो सारे इंसान नहीं है ना। लेजिस्लेचर के अंदर, जुडिशरी के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर बैठे तो इंसान ही है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जहां पर हमें इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ नियम कानून और एथिक्स के जो दायरे थे वो थोड़े से दोगलेपन की तरह नजर आते हैं। बताओ रिया, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? है ये दोगलापन कि नहीं, कि अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग दायरे के अंदर ये चीजें इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल देते हैं और उसको एथिक्स का नाम दे देते हैं। नो 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 नो, दिस इज अनएथिकल, यस 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 यस, दिस इज वेरी एथिकल। तो ये तो दोगलापन है ना फिर तो इंसान का। अब यहां पर देखो, हमने कितना कंट्रोवर्शियल बना दिया इस टॉपिक को। वॉर की अगर आप बात कर लो तो वॉर भी एक ऐसी चीज है कि जहां पर किसी के अगर अधिकारों की हानि हो रही है, कोई माइनॉरिटी लोग हैं किसी कंट्री के अंदर, वो अगर रुके हुए हैं और उनके अधिकारों का उल्लंघन चल रहा है, उनकी माँ बेटियों का रेप करा जा रहा है और शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का, तो अगर मेजोरिटी से वो अपने अधिकारों को मांग रहे हैं और वो प्यार से बात नहीं सुन रहे हैं, तो वॉर इज द लास्ट ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर देयर सर्वाइवल।
तो वो क्या ऐसे ही मर जाएं, शोषण करवाते रहें, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ बेटी को रेप होता हुआ देखते रहें? तो फिर वॉर करना यहां पर तो जस्टिफाई है, लेकिन फिर वॉर जैसा जो एक टर्म है तो वो फिर इतना नेगेटिव कोनोटेशन के साथ क्यों देखा जाता है? तो अप्लाइड एथिक्स का दायरा हमें यही समझाता है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हम सिंपली हाँ या ना कह देते हैं। वॉर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एनिमल राइट्स, हाँ जी होने चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट, हाँ जी बिल्कुल, जिसने रेप कर रखा है, जो कि टेररिस्ट है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाकर देखें, ये तो लोग पॉलिटिकल टॉपिक्स के तौर पर, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के दायरे के अंदर इसको हाँ या ना में कह देते हैं, लेकिन एथिक्स के दायरे के साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर आकर देखोगे तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्योंकि गहराई से जाने के बाद आपको पता लगेगा, इन पे इन डेप्थ सोचने के बाद आपको पता लगेगा यार इसका एक आंसर निकल ही नहीं सकता। अब आप अपने रूम में बैठे हो आराम से रिलैक्स होकर, भाई कंबल ओढ़कर, एसी चलाकर, आप कहोगे यार युद्ध वो सब बेकार होता है, कितने लोगों की जान माल की हानि होती है, भगवान जाने पता नहीं क्यों युद्ध लड़ते रहते हैं लोग, ये कंट्रीज में वॉर चल रहे हैं। आप उस कंट्री के अंदर अभी हो नहीं ना। आपने अपनी आंखों के सामने अगर किसी अपने को खोते हुए देखा है जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, और आपको, आपके पास, आपकी कम्युनिटी के पास, आप उस कंट्री में माइनॉरिटी हो, कोई लैंड अवेलेबल नहीं है, कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है, आपकी घर की बेटियों को उठाकर उनका बलात्कार आपकी आंखों के सामने करे जा रहा है, आपको खूंटे से बांधते हुए, तो आपके लिए कहना वो फिर चीज आसान नहीं होगी। फिर तो आप 2 मिनट के अंदर शस्त्र उठा लोगे किसी को भी निश्चय नाबूद करने के लिए। एनिमल राइट्स की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास कर दी थी कि दिल्ली एनसीआर में जो भी कुत्ते घूम रहे हैं उसको पकड़कर हमें केज शेल्टर्स वगैरह में डालना है। तब लोगों को बहुत बुरा लगा था, और उन हरामजादों को तब बुरा नहीं लगता है जब वो नॉनवेज खाते हैं, जब वो बेगुना चिकन की वो जान लेते हैं। कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये काट लेते हैं शेल्टरों से, इनको बंद कर देना चाहिए, तो लोग सड़कों पर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना प्रदर्शन करने लगे। और उनमें से वही हरामजादे लोग जो कि नॉनवेज खाते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगता है अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो इट हैज मैनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग एथिक्स, बायो एथिक्स, मतलब अप्लाइड एथिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंजीनियरिंग एथिक्स, बायो एथिक्स, जियो एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। ये सब अप्लाइड एथिक्स के जो चीज़ें हैं, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, हम पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को कोई पब्लिक पॉलिसी वैसे एग्जीक्यूटिव बनाता है, लेजिस्लेचर को कोई लॉ बनानी हो, एग्जीक्यूटिव को कोई पब्लिक पॉलिसीज बनानी हो, तो ये सारे एथिक्स के डायमेंशंस के ऊपर सवाल जवाब करते हुए कि एक पक्ष है, एक कुछ लोग हैं जो पक्ष में बातें करेंगे, कुछ लोग हैं वो विपक्ष में बातें करेंगे। यानी कि किसी के आर्ग्यूमेंट्स, जो किसी भी पॉलिसी को बनाते हुए ना सरकार एक तरफा नहीं सोचती है, वहाँ पर जो लोग बनाते हैं पॉलिसीज़ को, जो मिनिस्टर्स हैं और सिविल सर्वेंट्स के साथ बैठे हुए कमरे के अंदर, वहाँ पर ना अगर कोई एक फेवर में आर्ग्यूमेंट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट निकल कर आती है, तो बहुत इंटेंसली हीटेड डिबेट एंड डिस्कशन के बाद ही कोई पॉलिसी बनती है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रॉडर कैटेगरीज के बारे में दोस्तों हमने बात करी, जिसको हम बोलते हैं कि दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स नोन एज मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।